प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र के संयोजन से आप क्या समझते हो। और हमारा दूसरा टॉपिक है श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, जो दोनों टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको पहले ही टैग कर दिया है कि ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। और हम बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक है संधारित्र के संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संधारित्र क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं संधारित्र के संयोजन की। और संयोजन जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक निश्चित क्रम में जोड़कर एक समूह तैयार किया जाता है। और उस समूह की जो परिणामी धारिता होगी वह किसी एक संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम संधारित्र का संयोजन कहते हैं। तो हमने लिखा है संधारित्रों का संयोजन। तो देखिए, संधारित्रों का संयोजन एक ऐसी युक्ति है, मतलब कि जो हम संयोजन तैयार कर रहे हैं वो एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक निश्चित क्रम में जोड़कर समूह तैयार किया जाता है। यानी कि हम इस संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को, अर्थात दो से ज़्यादा ही संधारित्र को एक निश्चित क्रम में जोड़कर एक समूह तैयार किया जाता है। मतलब उनको बहुत सारे संधारित्रों को हम जोड़कर एक सीरीज बना लेते हैं, जिसकी परिणामी धारिता यानी कि एक समूह जो तैयार करते हैं उसकी जो धारिता निकालेंगे, अर्थात उसकी परिणामी धारिता संधारित्र की मूल धारिता से अधिक होगी। यानी कि जो एक संधारित्र है उसकी धारिता से जो हम जोड़कर एक समूह तैयार करें और उसकी हम धारिता निकालेंगे तो उस समूह की धारिता उस एक संधारित्र की धारिता से अधिक रहेगी। तो ये था हमारा आज का संधारित्र का संयोजन। अब हम बात करेंगे श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े संधारित्र को। यानी कि हम इन्हीं संधारित्रों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि बहुत सारे संधारित्र लेते हैं हम और फिर उन संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और फिर उनकी हम तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। यानी कि बहुत सारे संधारित्रों को लेकर हम श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी हम परिणामी धारिता निकालेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम चित्र को समझने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर चित्र में हमारे पास तीन संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। ये तीन संधारित्र, तीनों संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ा, यानी कि तीनों संधारित्रों को एक ही श्रेणी में रखा है। और तीनों संधारित्र का विभवांतर इसका V1 है, C2 संधारित्र का विभवांतर V2 है तथा C3 संधारित्र का विभवांतर V3 है। यह हमने देखा है। और हम आगे बात करते हैं कि संधारित्र C1 है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये C1 संधारित्र की दूसरी प्लेट है। ये संधारित्र C2 है, ये संधारित्र C2 की पहली प्लेट है और ये संधारित्र C2 की दूसरी प्लेट है। ये हमारे पास संधारित्र C3 है, ये संधारित्र C3 की पहली प्लेट है और ये संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट है। हमने यहाँ पर संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर दिया है। जो हमने चित्र में अभी दिखाया है इसको लिखेंगे श्रेणीक्रम संयोजन। तो देखिएगा, श्रेणीक्रम संयोजन में यानी कि ये हमने जो चित्र बनाया है ये एक श्रेणीक्रम का संयोजन है, क्योंकि यहाँ पर तीनों संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तो लिखा है श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। क्या लिखा है कि प्रत्येक संधारित्र यानी कि हर संधारित्र की दूसरी प्लेट को, यानी ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट है ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। देखिए, ये प्रत्येक संधारित्र की
ये दूसरी प्लेट यानी कि संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, यानी कि इस प्लेट को हमने इस प्लेट से जोड़ा है। इसी प्रकार इस संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा। देखिए ये दूसरी प्लेट को इस पहली प्लेट से हमने जोड़ा है। और आगे लिखा है तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते। तो देखिए ये हमारे पास एक अंतिम संधारित्र है और इसकी दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वीकृत कर दिया है। तो ये लिखा है कि अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं। अब आगे लिखा है माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो देखिए ये पहला संधारित्र है और ये हमारी पहली प्लेट है। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, यानी कि हम इस संधारित्र को जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो उस पूरी प्लेट पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो हमने ये पहली प्लेट है, इसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो पूरी प्लेट पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। आगे लिखा है तो प्रेरण क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट की समीपवर्ती सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। देखिए हमने प्लस क्यू आवेश दिया है पहली प्लेट को, तो प्रेरण क्रिया द्वारा इसकी जो समीपवर्ती सतह है या प्लेट है इस पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है तथा इसी प्लेट के दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, यानी इधर माइनस क्यू आवेश होगा प्रेरित और इधर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। आगे लिखा है क्योंकि दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है। तो देखिए ये दूसरी प्लेट है, इसका संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, यानी कि इसके ऊपर जितना भी प्लस क्यू आवेश है इसका संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के होने के कारण इसका पूरा प्लस आवेश इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के ऊपर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। तो यही लिखा है हमने कि दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, अतः प्लस क्यू आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाएगा, यानी कि जो इसके दूरवर्ती सतह पर प्लस क्यू आवेश जो प्रेरित हो रहा था इस प्लस क्यू आवेश के कारण, लेकिन इसका संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के होने के कारण इसका जितना भी प्लस आवेश था वह इस दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा, यानी कि सारा का सारा धन आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। इसी प्रकार इस प्लस आवेश के कारण दूसरी प्लेट के समीपवर्ती सतह पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा तथा इसी प्लेट के दूरवर्ती सतह पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। लेकिन इस दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट होने के कारण इसका जितना भी प्लस आवेश होगा ये इस तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा है कि दूसरे संधारित्र का जो भी प्लस आवेश धन आवेश था वह तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो हम आगे लिखते हैं यह क्रिया श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों में होती हुई चली जाएगी, यानी कि सभी का संबंध एक दूसरे होने के कारण इसका आवेश इस दूसरे संधारित्र का पहले संधारित्र का दूसरी प्लेट का आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का प्लस क्यू आवेश तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट का ऊपर आ जाएगा तथा इसी प्रकार तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर प्रेरण क्रिया के द्वारा तीसरे संधारित्र के समीपवर्ती सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा इसके दूरवर्ती सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, लेकिन तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वीकृत कर दिया है, इसलिए इसके ऊपर जितना भी धन आवेश था वो सब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। और हम आगे लिखेंगे परिणाम स्वरूप
प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए चित्र में प्रत्येक संधारित्र, 3 संधारित्र लिए हमने यहाँ पर C1, C2 और C3। तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश। देखिए धन आवेश पहली प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश, और तीसरे संधारित्र में भी पहली प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसके साथ ही आपको ये चित्र यहाँ पर ड्रॉ करना है जस्ट हमने लिखने के बाद में। हमने श्रेणी क्रम संयोजन को समझा तथा लिखा। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं कि उपरोक्त संयोजन में यानी कि फिर से हम इसी संयोजन की बात कर रहे हैं। माना प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है। क्या लिखा हमने कि माना प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है तथा उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। तो हमने क्या लिखा कि माना प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्रमशः C1, C2 और C3। देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 संधारित्र है और प्रत्येक संधारित्र की धारिता यानी पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2 तथा तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। आगे लिखा है कि उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 यानी पहले संधारित्र की एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2 तथा तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। आगे लिखा है यदि स्रोत से संयोजन को प्लस क्यू आवेश दिया जाए, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक स्रोत है, इस स्रोत से इस संयोजन जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसको हम प्लस क्यू आवेश दे तो देखिए क्या होगा। तो पहले संधारित्र का विभव, ठीक है। हमने क्या किया है कि स्रोत से प्लस क्यू आवेश देने पर पहले संधारित्र कौन सा है V1 तथा इसका विभवांतर कौन सा है पहले संधारित्र C1 है और इसका विभवांतर V1 है। तो पहले संधारित्र का विभव यानी पहले संधारित्र है तो इसको हम नाम दे रहे हैं V1 और विभव बराबर होता है आवेश अपॉन धारिता, ठीक है। यहाँ पर धारिता क्या है C1 और विभव क्या है V1, तो विभव बराबर होता है आवेश अपॉन धारिता। ये विभव हमने निकाला है इस पहले संधारित्र के लिए। अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और अब बात करते हैं हम दूसरे संधारित्र की। तो इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का विभव, अब दूसरे संधारित्र की बात करें तो विभव V2 और आवेश Q तथा धारिता C2 और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार तीसरे संधारित्र का विभव और तीसरा संधारित्र यानी कि हम बात कर रहे हैं ये थर्ड वाला संधारित्र और इसका विभव V3 तथा धारिता C3। तो देखिए V3 इक्वल आवेश अपॉन धारिता, और यहाँ पर धारिता को हम रिप्रेजेंट करें C3 और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। चूँकि परिणामी विभवांतर, अभी हमने इन तीनों संधारित्र का अलग अलग विभवांतर निकाला। देखिए C1 इसका हमने V1, V2 और V3 विभवांतर
यहाँ पर निकला था वी। ये संधारित्र पहले संधारित्र का विभवांतर, ये दूसरे संधारित्र का विभवांतर और ये तीसरे संधारित्र का विभवांतर। अब हम क्या करेंगे, इनका परिणामी विभवांतर निकालेंगे और परिणामी विभवांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। और परिणामी विभवांतर मतलब तीनों विभवांतर का ऐड होके आ जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, 3, 6 V1 V2 V3 के मान जो निकाले थे वो मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखो समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक है, तो V तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही। V1 का मान कितना है, Q/C1 प्लस V2 का मान कितना है, Q/C2 प्लस V3 का मान कितना है, Q/C3। अब देखिएगा कि यहाँ पर V इक्वल, ऊपर देखिए तीनों में Q सेम है, एक जैसा है, इसलिए हम यहाँ पर Q को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने क्या किया, यहाँ पर Q को कॉमन ले लिया। अब हम इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। यदि परिणामी विद्युत धारिता C हो तो, यानी कि जो हमने ये चित्र देखा था, इस चित्र का यदि जो 3 श्रेणी क्रम में संधारित्र लगे हुए इसकी विद्युत धारिता C हो तो, और हम जानते हैं कि धारिता बराबर होता है आवेश अपॉन विभवांतर, ठीक है, धारिता होता है आवेश अपॉन विभवांतर। अब हम क्या करेंगे कि धारिता और विभवांतर का क्रॉस गुणा कर लेंगे, यानी कि V को यहाँ ले जाएंगे और C को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए तो ये बन जाएगा V इक्वल Q/C, ठीक है, ये हो गया विभवांतर बराबर आवेश अपॉन धारिता। और आगे लिखते हैं V का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी कि जो हमने ये V का मान जो निकाला है, इस V का मान हम इस समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, यानी कि इस V की जगह रखेंगे। तो देखिए इस V की जगह हम ये V का मान रखेंगे और यहाँ पर होता है हमारे पास V का मान Q/C। तो देखिए Q/C इक्वल Q और कोष्टक में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये हमने क्या किया है, समीकरण 4 में V का मान रखा है, यानी ये V का मान इस समीकरण नंबर 4 के अंदर रखा है। अब देखिएगा यहाँ हमारे पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचा है 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यही श्रेणीक्रम संयोजन की परिणामी धारिता का व्यंजक है तथा इसका मात्रक फेरड होता है। फाइनली हम लिख देते हैं यही श्रेणीक्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्यंजक है। और ध्यानपूर्वक इस व्यंजक को समझिएगा, ये व्यंजक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये व्यंजक जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।